बाबूलाल जी, उसका गांव का आदमी नेता नहीं मारा तो झारखंड नेता कैसे मानेगा उसको? जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। भारतीय जनता पार्टी भले ही दावा करती हो कि वह कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ होती है और फैसले सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। लेकिन क्या असलियत में ऐसा है? झारखंड भाजपा की बात करें तो जब झारखंड अलग राज्य बना था तो सबको उम्मीद थी कि कड़िया मुंडा मुख्यमंत्री होंगे। कड़िया जी के पास लंबा संसदीय अनुभव था। खूंटी से 8 बार सांसद रहे कड़िया मुंडा, 3 बार केंद्र में मंत्री और 1 बार लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड बनने के समय भी वे बाबूलाल मरांडी की तरह ही लोकसभा के सदस्य थे। 6ठी बार सांसद बने थे। बाबूलाल मरांडी तब वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि कड़िया मुंडा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से दुखी जरूर हुए थे, लेकिन उनकी आदत नहीं है शिकायत करने की, इसलिए वे चुप लगा गए। हालांकि बाद में उन्हें 2003-04 के बीच केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया, पहले ग्रामीण विकास मंत्री और फिर कोयला मंत्री। 2009 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किया और वे बने भी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं मिला। 16 नवंबर सन 2000 की रात को बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2.5 साल के भीतर 17 मार्च 2003 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बाबूलाल मरांडी की कैबिनेट में कल्याण मंत्री रहे अर्जुन मुंडा को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया। इस घटनाक्रम में झारखंड प्रदेश भाजपा के तत्कालीन प्रभारी और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी बड़ी भूमिका रही थी। यहीं से बाबूलाल मरांडी पार्टी से कुछ कटे कटे से रहने लगे और साल 2006 में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बना लिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। उसके पहले 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश संगठन के महामंत्री हृदयनाथ सिंह से नहीं बनने के कारण, पटरी नहीं बैठने के कारण मधु कोड़ा का टिकट काट दिया गया। मधु कोड़ा बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ गए और निर्दलीय मुख्यमंत्री बनकर जो इतिहास रचा वो सबने देखा। बाबूलाल मरांडी के उत्तराधिकारी अर्जुन मुंडा इस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने, मगर उन्हें भी 2014 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगभग हाशिए पर डाल दिया गया। उन्हें हाशिए पर डाले जाने की कई वजहें बताई जाती हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल 2019 में अर्जुन मुंडा को खूंटी से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। वे जीत गए और मोदी 2.0 कैबिनेट में आदिवासी मामलों के मंत्री जरूर बन गए, लेकिन झारखंड की राजनीति से उन्हें लगभग अलग कर दिया गया है। अर्जुन मुंडा के बाद रघुवर दास बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री बने और इस बार सरयू राय को मधु कोड़ा के रास्ते चलने पर मजबूर होना पड़ा, यानी सरयू राय का टिकट कट गया। वे भी निर्दलीय चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे उनको जरूर हरा दिया। सरयू जीत गए, लेकिन बीजेपी हार गई और 2020 में 14 साल का वनवास तोड़कर बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी हुई। लेकिन बाबूलाल की वापसी और रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व काल की समाप्ति के बीच 2014 से 2019 तक इन दोनों के बीच काफी कुछ घटा। रघुवर दास ने बाबूलाल को धोखेबाज बताया, आदिवासियों को गुमराह करने वाला बताया, बहुत कुछ कहा। यही नहीं, 2019 में रघुवर दास ने उनकी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के 8 में से 6 विधायक तोड़ लिए। बाबूलाल जी को बीजेपी ने अंगुली पकड़ के तीसरी दुनिया से वन मंत्री बनाया था और दिल्ली में बयान दिया था क्या, मैं तीसरी दुनिया से आता हूं, बोला था ना। वही जनता, तीसरी दुनिया की जनता तीसरी गांव में ठेंगा दिखा दिया ना। पार्लियामेंट हारा, गिरिडीह, उसका गृह क्षेत्र गिरिडीह से विधानसभा में हारा। अरे तो राजधनवार तीसरे गांव में पता नहीं घुमा, मैं एक गांव मत पड़ाओ हमको। उसका घर गए, गरीब संथाल का झोपड़ी, उसका महल, उसका बाप माँ से आशीर्वाद लेने गया था, आशीर्वाद दे। ठीक है, एमपी हारा, विधानसभा राजधनवार तीसरी उसका गांव पड़ता, वहाँ हारा।
गिरिडीह उसका घर पड़ता है, वहां आ रहा है। उसका गांव का आदमी नेता नहीं मारा तो झारखंड नेता कैसे मानेगा उसको? उधर बाबूलाल मरांडी भी पीछे नहीं रहे। वे लगातार रघुवर दास की सरकार पर हमलावर बने रहे, बयान देते रहे और 2016 के राज्यसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ही वो शख्स थे जिन्होंने रघुवर दास पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था और इसकी ऑडियो वीडियो सीडी भी जारी की थी। लेकिन अपनी आदत के अनुसार रघुवर दास कुछ ज्यादा ही सख्त रहे थे और ज्यादा ही आक्रामक रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी में वापस आ चुके हैं, विधायक भी हैं और अब उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। रघुवर दास चुनाव हारे हुए हैं लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बावजूद झारखंड भाजपा में उनका कद अभी भी सबसे बड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने सरकार और संगठन दोनों को अपनी मर्जी से चलाया था और इसका नतीजा यह है कि संगठन में अभी भी उनके लोगों की भरमार है, उनके चाहने वालों की तादाद ज्यादा है। राज्य बनने के बाद मैंने कड़िया मुंडा से लेकर सरयू राय तक के नाम गिनाए जिनका या तो कद छोटा किया गया या फिर उन्हें पार्टी ही छोड़ देनी पड़ी, लेकिन इन 22 वर्षों में रघुवर दास ही अकेले ऐसे नेता हैं जिनका कद लगातार बढ़ता रहा। भाजपा की हर सरकार में वे मंत्री रहे और हर अगली सरकार में ताकतवर मंत्रालय मिलता रहा। 2 या 3 बार वे झारखंड भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा की गठबंधन सरकार में वे डिप्टी सीएम रहे और आखिरकार 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और पूरे 5 साल अकेले दम पर भाजपा की बहुमत की सरकार भी बना ली और पूरे हनक के साथ उसे चलाया भी। यहाँ तक कि चुनाव हारने के बाद भी उनकी ताकत कम नहीं हुई और इसका कारण सिर्फ यह था कि बीजेपी में उनके कद का कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। झारखंड में भाजपा को 2024 का चुनाव दिख रहा था आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की। उसकी लालसा ने बाबूलाल मरांडी की वापसी का मार्ग प्रशस्त किया और 2020 में बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी हो गई। हाल के दिनों में और 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता, नियोजन नीति, 60-40 का आंदोलन और बाहरी भीतरी की राजनीति की काट के लिए बीजेपी को मजबूर होना पड़ा कि वो बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई दूसरा बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं है। रघुवर दास बाहरी हैं और भाजपा नहीं चाहती थी कि झारखंड में यह संदेश जाए इस माहौल में कि रघुवर दास ही 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा दिखें, क्योंकि तब उसे इसका नुकसान होने का खतरा दिखाई दे रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या रघुवर दास को सेव करने के लिए बाबूलाल मरांडी को आगे किया गया है, ताकि अगर आगामी चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं भी मिले तो इसका ठीकरा बाबूलाल मरांडी पर फूटे और अगर सफलता मिल जाए तो फिर रघुवर दास को आगे किया जा सके। और सवाल यह भी है कि क्या रघुवर दास के कार्यकाल में जिस तरह से इन दोनों नेताओं के बीच यानी बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के बीच जुबानी जंग चली थी, नूरा कुश्ती हुई थी, क्या उसकी कड़वाहट इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? क्या हाथ मिलाने से दिल भी मिल जाएंगे? और भाजपा में गुटबाजी जिस तरह से हावी है उसमें बाबूलाल मरांडी कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे और रघुवर खेमे का उन्हें कितना सहयोग मिलेगा? क्योंकि बाबूलाल मरांडी अगर लोकसभा चुनाव में सफल हो गए तो विधानसभा चुनाव में वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे और पार्टी में उन्हें अपना कॉम्पिटिटर यानी प्रतिद्वंदी मानने वाले लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? कभी दीपक प्रकाश ने बाबूलाल मरांडी के चलते बीजेपी छोड़ी थी, उनके साथ बीजेपी छोड़ी थी। आज बाबूलाल मरांडी उन्हीं की जगह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो दीपक प्रकाश का कद भी बड़ा हो गया। मरांडी के पीछे चलने वाले रांची के सांसद संजय सेठ भी अब बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे कई लोग हैं। तो इन 14 सालों में बाबूलाल मरांडी के चेले गुरु बन चुके हैं और पार्टी में पहले से ही कई गुरु घंटाल बैठे हैं। तो मरांडी इस दूसरी पारी में अपनी चमक बिखेर पाएंगे कि नहीं? रघुवर दास का क्या होगा? और केंद्र की राजनीति में रमे हुए अर्जुन मुंडा की क्या झारखंड की राजनीति में वापसी होगी? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम किशोर चौबे जी। श्याम किशोर चौबे जी ने झारखंड की राजनीति को उसके गठन के पहले से ही बहुत नजदीक से देखा है।
झारखंड में कई अखबारों में उन्होंने काम किया। अंतिम पारी उन्होंने जागरण के साथ खेली और वे रांची में उसके स्टेट ब्यूरो चीफ के पद से रिटायर हुए। फिलहाल वे कई टेलीविजन चैनलों में पैनलिस्ट हैं, झारखंड मामलों पर अपनी राय रखते हैं, अखबारों में कॉलम लिखते हैं। तो आइए श्याम किशोर चौबे से बात करते हैं और उनसे जानते हैं इन सब मुद्दों पर उनका क्या सोचना है। चलिए, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम किशोर चौबे जी, और उनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी की पहले वापसी और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के क्या क्या मायने हो सकते हैं। तो श्याम सर, आपने झारखंड की राजनीति को शुरुआती दौर से देखा है। जब झारखंड बना था तो कैसे चर्चा थी कि कड़िया मुंडा मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद बाबूलाल मुख्यमंत्री बन गए, और एक एक करके जिस तरह से पहले कड़िया मुंडा मायूस हुए, उसके बाद बाबूलाल मरांडी को भाजपा छोड़नी पड़ी, उनकी जगह अर्जुन मुंडा बने, वो भी फिलहाल चल रहे हैं। इस बीच में मधु कोड़ा को भाजपा छोड़नी पड़ी और उन्होंने निर्दलीय मुख्यमंत्री बन के इतिहास रचा। उसके बाद रघुवर दास के शासनकाल में सरयू राय को पार्टी छोड़नी पड़ी और उन्होंने भी निर्दलीय लड़कर मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो भाजपा के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब दल बड़े हो जाते हैं, राजनीतिक दल जब बड़े हो जाते हैं जी, तो उनमें ऐसी स्थितियां आती हैं। ऐसा जब कांग्रेस का जमाना था उस समय भी हुआ था। और भाजपा तो जो कहिए कि ये सब परिस्थितियां तब आई ज्यादा जब भाजपा एक तरह से बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी 2014 में। उसके पहले तक हल्का फुल्का था, लेकिन फिर भी भाजपा की सत्ता थी कुछ टाइम तक केंद्र में, कुछ राज्यों में भी थी जी। तो एक तो होता है कि अगर केंद्र में बड़े नेता हैं और राज्य में बड़े नेता हैं तो कभी कभार उनमें अहम का टकराव भी हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि केंद्र को चेहरा नहीं पसंद आया। ये बहुत बड़ी बात है कि केंद्र में चाहे जिसकी भी सत्ता हो, जो भी वहां सरकार चला रहा हो दिल्ली में, वो राज्यों में जो चेहरा पसंद आता है उसी को वह मौका देता है। जी। तो अभी फिलहाल जो बीजेपी की स्थिति है उसमें कोई कद्दावर नेता नहीं है, सिर्फ दो बड़े नेता हैं। उनमें से भी बाबूलाल मरांडी की वापसी कुछ समय पहले हुई है। तो ले देकर झारखंड भाजपा के पास रघुवर दास के नाम पर ही एक चेहरा बचा है। अब उसमें बाबूलाल मरांडी आ गए और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन आपको याद होगा कि जब उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया था तो उनके साथ दीपक प्रकाश चले गए थे, संजय सेठ चले गए थे जो रांची के सांसद हैं, प्रवीण सिंह चले गए थे जो उस समय एमएलसी थे। ये सारे लोग बाबूलाल मरांडी से पहले लौट आए। संजय सेठ एमपी बन गए, दीपक प्रकाश एमपी बन गए और उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो जहां इन्होंने बीजेपी छोड़ी थी और जिन लोगों के साथ छोड़ी थी वो पहले आ गए और उनका कद भी अब भाजपा में काफी बड़ा हो चुका है। तो बाबूलाल मरांडी को इन लोगों का सहयोग मिलेगा क्या, इस पर एक सवाल खड़ा होता है। और क्या रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के जो संबंध थे जो 2014 से लेकर 2019 के बीच थे, जब बाबूलाल ने आरोप लगाया था उन पर सीडी कांड का राज्यसभा हाउस ट्रेडिंग में, और रघुवर दास ने भी कई अवसरों पर जनसभाओं में बाबूलाल मरांडी के बारे में काफी अनर्गल बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि धोखेबाज है, आदिवासियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अब ये बातें दिमाग से तो निकलती नहीं है। पार्टियां भले एक हो जाए और हाथ भले मिल जाए, पर क्या दिल मिलेंगे? दिल मिलाना पड़ेगा ना। दिल इसलिए मिलाना पड़ेगा कि जो मूल तत्व है, जो पार्टियों की नाभि में जो बैठा होता है, दिल्ली में जिसकी सत्ता होती है और पार्टी में जो सर्वोपरि होता है, उसकी बात सबको माननी होती है। और ऐसा तो चलता रहता है। जैसे बाबूलाल जी ने भी कहा था कि भाजपा ज्वाइन करने से बेहतर है कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, आपको याद होगा इन्होंने। लेकिन आज भाजपा में है और आन बान शान के साथ हैं। वैसे ही रघुवर जी ने भी इनको कहा था, इन्होंने भी कहा था। अभी आपको याद होगा, मतलब ताजा तरीन घटना है महाराष्ट्र की, जहां पे इन्होंने फडणवीस जी ने, आपको याद होगा कि अजीत पवार के लिए कहा था जेल में चक्की पीसिंग, और आज देखिए दोनों एक साथ हैं, समान कुर्सियां हैं, गलवाही डाले घूम रहे हैं। तो राजनीति में
पहले क्या कहा गया था यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। होता यह है कि आज क्या परिस्थिति है, और भाजपा में एक परिस्थिति यही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो हैं वो जो चाहेंगे अभी वही होगा और करना पड़ेगा। अब सवाल है कि वो चाहते क्या हैं। जी नहीं, जमीनी स्तर पर जो चुनाव का माहौल आ गया है, कुछ महीने के बाद ही लोकसभा का चुनाव होगा और उसमें बाबूलाल मरांडी का जो अभी नया नया पदस्थापन हुआ है प्रदेश अध्यक्ष पद पर, उनका भी टेस्ट होगा और उनको बनाए जाने के पीछे जो भी कारण रहे हो, लेकिन जो स्पष्ट एक कारण है कि एक बात तो बीजेपी आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही है। दूसरा मुद्दा ये है कि झारखंड में जो अभी नियोजन और स्थानीयता 1932 खतियान को लेकर जो माहौल बन गया है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि रघुवर दास एक बाहरी चेहरा है तो उनको सामने लाने का एक दुष्परिणाम हो सकता है, इसलिए भी बाबूलाल मरांडी को लाया गया हो। लेकिन क्या चुनाव में अगर बीजेपी को अपेक्षित सीट नहीं मिली, यानी 12 या उससे ज्यादा सीटें नहीं आई, तो इसका खामियाजा भी फिर बाबूलाल मरांडी को भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये रघुवर दास को पीछे रखकर उनको सेव करने की साजिश, सेव करने का जो एक प्रयास है वो तो नहीं हो रहा है? आप ये देखिए कि जो मतलब केंद्रीय संगठन में जो महत्वपूर्ण लोग हैं या सरकार में महत्वपूर्ण है, दो चीजें हैं। और जैसा कि ये आभास होता है कि, और अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए नड्डा जी अभी पार्टी की संगठन के अध्यक्ष हैं केंद्रीय स्तर पे, लेकिन मोदी जी और शाह जी को बाईपास करके वो नहीं चल सकते हैं, वो अभी स्थिति नहीं है। भाजपा का मतलब अभी वही दो लोग हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि झारखंड जैसा प्रदेश उनके हाथों से निकल जाए, पहली बात। और इसके लिए ये इनका मन मिले न मिले, इनको मिलना तो पड़ेगा। नहीं मिलेंगे तो किसी एक को किनारा करना पड़ेगा। और बाबूलाल जी के साथ एक स्थिति है, इसमें मेरी समझ से ये झारखंड के एक निर्विवाद नेता हैं और शायद ये पहले नेता हैं जिनकी गांव-गांव में पहुंच है। वैसी गांव-गांव में पहुंच मेरी समझ से और किसी नेता की नहीं है। आप ये कितना वोट जुगाड़ पाते हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं कि बाबूलाल जी जब गांव-गांव के नेता हैं, तो जब ये अपनी पार्टी चलाते थे तो मैक्सिमम 8 विधायक ही जिता पाए। तब जबकि सभी कांग्रेस के साथ तालमेल करके उन्होंने 11 विधायक भी जिताए थे 2009 में। 2009 में 11 थे, बाद में 8 हुए। 8 हो गए, जिनमें 6 को रघुवर दास जी ने तोड़ लिया और अभी 3 हो गए। 3 में से 1 बचे, बाकी 2 को या तो इन्होंने जगह दे दी कि जहां जगह मिले चले जाओ, या खुद चले गए, वो अलग चीज जी। तो लेकिन वोट में ये टर्न नहीं करा पा रहे हैं अभी, झारखंड बनने के बाद आप ये देख रहे होंगे। इसलिए कि झारखंड बनने के पहले, मतलब ठीक पहले जब 2000 में चुनाव हुआ था, उस समय भाजपा के 33 विधायक थे जी। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो भाजपा के मैक्सिमम 30 ही विधायक रह गए थे। एक बार मैक्सिमम 30 हुए थे, जहां तक मुझको याद आ रहा है 30 ही थे। उसके बाद फिर बल्कि 37 हुए। 2014 के चुनाव में 37 विधायक आए, बीच में 2009 में 18 रह गए थे। तो ऐसी स्थिति में वोट का बदलाव होता रहता है, लेकिन बाबूलाल जी की एक प्रतिष्ठा तो है और स्थितियां बदलती रहती हैं। और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें स्थानीय मुद्दे किस हद तक हावी होंगे ये देखना पड़ेगा उस टाइम, अभी नहीं कहा जा सकता है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों में अंतर होता है, दोनों में वोटिंग पैटर्न बदल जाता है, वोटर्स की मानसिकता बदल जाती है। आप ऐसे देखिए कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो ये 11 सीट ले गए थे, भाजपा ले गई थी, और उनका सहयोगी दल अज्जू को भी 1 सीट मिली थी। लेकिन इसी आधार पर उस समय आकलन था और बड़े नेता कहा करते थे कि हम 65 सीटें जीत के आएंगे लोक विधानसभा चुनाव में, लेकिन घट के आ गए 25 पे। तो
दोनों चुनाव में अंतर होता है और अभी थोड़ा टाइम है। इतना लोकसभा चुनाव होने में भी मेरे ख्याल से 3 और 6 9 महीने का टाइम है, और विधानसभा चुनाव होने में तो ज्यादा टाइम है। तब तक राजनीतिक परिस्थितियां कौन सा मोड़ लेती हैं अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि बाबूलाल जी अभी नए आए हैं, तो एक भाजपा की टीम को भी एक विनिंग टीम बनाने में, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में उनको भी थोड़ा समय लगेगा। तो 9-10 महीने में ये काम कर पाएंगे या, और जिस तरह से खेमे में बटी हुई भाजपा है, तो इसको चुनौती भी एक उनके सामने है। और दूसरा है कि भाजपा भाजपा लीडरशिप बना नहीं रही है। पिछले 22 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि लोग निकलते तो जा रहे हैं, पर उस तादाद में नए लीडर्स नहीं खड़े हो रहे हैं। ये जो दृष्टिकोण है, ये बड़ी पार्टियों का दृष्टिकोण होता है। वो बड़े लीडर जनरली नहीं बनाते हैं, सामान्यता नहीं बनाते हैं। जो स्थापित नेता हैं वही रहते हैं, बाई चांस बीच बीच में से निकलते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, तो आप सोचिए 2013 में मुझको लगता है कि अगस्त सितंबर के पहले तक इनकी क्या स्थिति थी, और फिर अचानक इनको निकाल के लाया गया, जिसमें माना जाता है कि संघ की भूमिका ज्यादा रही है। इनको अचानक लाया गया और ये स्थापित हो गए, क्लिक कर गए। तो राजनीति में इतना पहले कहना सही नहीं होता है, फिर भी चैलेंजिंग तो है। इसलिए चैलेंजिंग है कि जो झारखंड की आदिवासी सीटें हैं 28 विधानसभा की, उसमें से भाजपा 2 पर ही जीत पाई थी, 26 सीटें वो नहीं निकाल पाई थी। इसके पहले तक वो 11, 12, 13, 14 सीटें लाती थी, और विधानसभा चुनाव और फिर राज्य में सरकार बनाने में इन 28 सीटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये चैलेंजिंग है। अब सवाल है कि जनजातीय समूह के बीच भाजपा 2019 से लेके अब तक, चुनाव हारने के बाद से अब तक कितनी पैठ बना पाई है, और जो झामुमो और कांग्रेस ने जिस ढंग से वो सीटें जीती थी उसको बरकरार रखने के लिए ये कितना कुछ कर पाए हैं। तो अब चुनाव विकास पे कम, नारों पे ज्यादा लड़ा जाता है और परसेप्शन पे ज्यादा लड़ा जाता है। तो वो परसेप्शन जो आपने अभी जिक्र किया कि स्थानीय नीति और रिजर्वेशन आदि आदि जो हैं, वो किस हद तक बैठ पाए हैं, ये देखना होगा, समय ही बताएगा। इसलिए कि आप अभी देखिए कि भाजपा और आजसू ने मिल के रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए को तो बाहर कर दिया। तो लोकसभा चुनाव की स्थितियां दूसरी होंगी, ये मान के चलिए विधानसभा चुनाव की स्थितियां दूसरी होंगी। इस पर राजनीति राज्य की कहां-कहां टर्न लेती है अभी कहना मुश्किल है। टर्न ले सकती है। आपने आदिवासी सीटों की बात की, 28 आदिवासी सीटें हैं, जिनमें ज्यादातर आदिवासी सीटें कोल्हान में और संथाल परगना में। हाँ, बाबूलाल मरांडी संथाल है, तो संथाल परगना में उनकी उपस्थिति, हालांकि वो आदिवासी सीटों पर उतने सफल नहीं रहे हैं। पहले खुद भी जब लड़े आदिवासी सीटों पर तो उतनी सफलता उनको नहीं मिली, जनरल सीटों पर ज्यादा मिली। लेकिन कोल्हान की बात करें, 14 सीटें हैं, 10 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित है, 4 सीटें जनरल, और फिलहाल भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है पूरे प्रमंडल में, 3 जिलों की 14 सीटों में। संथाल में भी कमोबेश जो 1-2 सीटें हैं वो जनरल सीटें हैं। तो ये दोनों जो प्रमंडल है, संथाल परगना और 18 सीटें वहां है, 14 यहाँ है। तो ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो कोल्हान में बीजेपी के पास वैसा कोई नेता नहीं है। पिछले बार सरयू राय फैक्टर भी था जो कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा गया था बीजेपी को। इस बार भी कोई भाजपा का वैसा कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है, और सरयू रघुवर दास खुद भी चुनाव हारे हुए हैं, तो वो अपना सीट निकालने पर इस बार ज्यादा फोकस करेंगे। तो भाजपा के लिए कोल्हान बहुत बड़ी चुनौती होगी पहले की तुलना में। संथाल में हेमलाल बब्बू लौट वापस जा चुके हैं, और बीजेपी के पास अब संथाल में सिर्फ बाबूलाल मरांडी का सहारा बच गया है।
बाबूलाल मरांडी का सहारा बच गया है संथाल परगना में, लेकिन कोल्हान में क्या अर्जुन मुंडा जी चुपचाप बैठे तो नहीं रहेंगे? विधानसभा चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय तो वो बैठे नहीं रहेंगे, न उनको बैठने दिया जाएगा। जिस तरह से अभी उनको सिर्फ वहां रखा गया है दिल्ली में सिमट कर, भाजपा की झारखंड भाजपा में तो उनको अभी तो फिलहाल कोई रोल भी नहीं है, वो सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं। उसके अलावा भाजपा की जो सांगठनिक जो मामले हैं या कोई जो होल राज्य में उनकी कोई वैसी गतिविधि नहीं है, और वे उनकी खुद की मर्जी तो होगी नहीं। अभी अभी तो गतिविधि नहीं है, और जब वो केंद्र के मंत्री हैं तो उनको पूरे भारत देश को देखना है, और पार्टी संगठन और सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग जैसा चाहेंगे उनको वैसा तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि 11 साल झारखंड बीजेपी का दूसरा नाम अर्जुन मुंडा रहा, 2003 से लेकर 2014 तक, और भले वो बहुत बड़े जन नेता नहीं रहे हूँ, लेकिन वो एक लोकप्रिय नेता थे, रणनीतिकार अच्छे थे और मैनेजर अच्छे थे। भाजपा को संकट से कई बार उन्होंने बाहर निकाला। तो वैसी परिस्थिति में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपको क्या लगता है कि पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी? हालांकि 2019 में तो हम लोगों ने देखा नहीं इस तरह से करते हुए। 2019 में तो नहीं किया, लेकिन इस बार तो करेगी, करना पड़ेगा, इसलिए कि बाकी राज्यों में चुनाव हो रहा है और इस बीच जितने चुनाव हुए हैं और जहां जहां उनकी उपयोगिता तो साबित हुई है, कई जगह उनको दौड़ाया गया और वो गए भी हैं, और शांत बैठने वाले नेता तो है नहीं कि हाथ पैर मोड़ के अपना कुर्सी पर बैठे रहे, ऐसा तो वो करते नहीं है, वो उनके नेचर के खिलाफ है। लेकिन हमको लगता है कि उनका उपयोग किया जाएगा, इसलिए तो कि भाजपा के पास खासकर झारखंड के लिए आप ये कह सकते हैं कि ऐसा अर्जुन मुंडा जी टाइप का डैशिंग लीडर तो और कोई है नहीं। बाबूलाल जी हैं तो सॉफ्ट नेचर के हैं और इनकी पहुंच गांवों तक है, लोग इनको जानते हैं, समझते हैं। और इस बार भाजपा में आने के बाद, जेबीएम में तो ऐसा ये नहीं कर सके थे, लेकिन भाजपा में आने के बाद ये कितना वोट टर्नआउट करा पाते हैं पार्टी के लिए या पार्टी कैंडिडेट्स के लिए, ये देखना होगा। तो अब रघुवर दास की क्या भूमिका देखते हैं? बाबूलाल मरांडी मान लीजिए लोकसभा में सफल हो जाते हैं और फिर तो जाहिर है कि विधानसभा की कमान उनके हाथ में रहेगी। पार्टी चेहरा भले मोदी को बनाए, लेकिन एक चेहरा स्थापित हो जाएंगे बाबूलाल। तो ऐसे में रघुवर दास की क्या भूमिका देखते हुए राज्य में रहेंगे या पार्टी उनको फिर कोई बड़ी भूमिका देकर केंद्र में जगह देगी? क्या आपको लगता है उनका क्या भविष्य? अगर पार्टी उनको बड़ी भूमिका देकर केंद्र में रहेगी तो ये तो अप्रैल में पता चल जाएगा जी। अप्रैल में लोकसभा का चुनाव स्टार्ट होगा, तो उस समय तो पता चल जाएगा कि पार्टी उनका क्या उपयोग करती है जी। और पार्टी को जहां तक मेरा अंदाज है कि उनका केंद्र में उपयोग करना रहता तो शायद राज्य, इस बीच 2 बार राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस समय ले जा सकती थी पार्टी, लेकिन वहां तो नहीं ले गई। एक बार चर्चा भले चली थी कि रघुवर जी भी राज्यसभा में कैंडिडेट होंगे, लेकिन वो चर्चा ही रह गई। तो अब लोकसभा चुनाव में पता चलेगा कि पार्टी उनका किस तरह से उपयोग करना चाहती है। और रघुवर जी एक अच्छे नेता तो रहे हैं, ये तो मानना होगा कि लगातार 5 बार एक ही सीट से चुनाव जीतना आसान बात नहीं है किसी के लिए भी नहीं। वो बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका ग्राफ बढ़ा है इन 22 सालों में, और हर बीजेपी की हर सरकार में और जिस सरकार में बीजेपी शामिल रही है वो सरकार में मंत्री रहे हैं और हर बार उनका कद बढ़ता गया। पहले वे श्रम मंत्री थे, बाद में नगर विकास वित्त मंत्री बने, फिर डिप्टी सीएम बने, फिर सीएम बने, तो कद उनका बढ़ता चला गया। तो भाजपा के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव हार गए और उसके बाद उनकी ग्रोथ पर अभी विराम लग गया है। तो इससे एक अनिश्चय की स्थिति पैदा हो गई है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी हो गए हैं, आदिवासी सेंटिमेंट राज्य में काफी प्रबल चल रहा है इस दौरान। वो तो चल रहा है। तो अब उनको लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति अब लग रही है कि अब उनका क्या होगा। तो अब ये पार्टी पर निर्भर करेगा। और आप अपने अनुभव से क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरी समझ से उनका कद
ठीक है, चुनाव हार गए हैं, पार्टी भी हार गई है, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि यहाँ पर पार्टी हारी, इसके पीछे रघुवर जी का कुछ न कुछ ये था, मतलब उनमें जो एग्रेसिवनेस है शायद वो रहा हो, जो लोग कुछ लोग मानते हैं इसको। लेकिन एक अच्छे लीडर हैं, वो जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो अच्छी तरह उन्होंने पार्टी को चलाया था, या जिन विभागों में वो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो भी काम तो अच्छा ही किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। रघुवर जी के कार्यकाल में 5 साल में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, और अब उनका उपयोग क्या होगा, तो उपयोग में जिस प्रकार चुनाव हारने के बाद और पार्टी के भी हार जाने के बाद उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो उससे मुझको लगता है कि इनको कोई न कोई समुचित विचार करके पार्टी अच्छी जगह पे रखेगी, और बैलेंस करना होगा, इन दोनों को भी आपस में बैलेंस करना होगा। नहीं करेंगे तब तो फिर पार्टी का जो अनुशासन का विंग है, और खास करके मोदी जी हैं, शाह जी हैं, वो लोग तो इनको ठीक कर ही देंगे, उसमें तो टाइम नहीं लगेगा। जी, तो मतलब हम लोग को लोकसभा चुनाव तक देखना होगा, उसके बाद ही कुछ परिस्थिति जो है लोकसभा चुनाव तक देखना होगा, और ऐसा आप कर सकते हैं कि दिसंबर तक जो 5 राज्यों का चुनाव है, और उसमें भी 5 में से भी खास करके 3 जो हिंदी पट्टी वाले अपने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ जब चुनाव होगा तो उस समय यह देखने में आएगा, पता चल जाएगा कि किसका कितना उपयोग किया जा रहा है, और पार्टी में उसकी क्या हैसियत है। बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए। जय जोहार, नमस्कार।